हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर इल्जाम, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इल्जाम, बावजूद उसके हम लोग उस इल्जाम की परवाह न करते हुए हम लोग हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, बनारस से लेकर के बलिया तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तंजीमी ढांचा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रहा है। 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर पड़ी और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक आजमगढ़ जिले से है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लाने वाला अगर कोई है तो वह आपका भाई शौकत अली है। और मैं क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेने के लिए हैदराबाद की सरजमीन पर गया, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो 2013 और 14 के दरमियान मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद था। आपको याद होगा कि 2013 में अनऑफिशियल डाटा है कि 250 मुसलमानों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर के फसाद में हुआ। हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लूटी गई, माँ के सामने बेटी की, बेटी के सामने माँ की इज्जत लूटी गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आपको याद होगा कि 2012 और 17 के बीच में हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में कभी भी इतना मुसलमान एमएलए जीत करके विधानसभा में नहीं गया जितना 2012 से 17 के बीच में जीत करके मुसलमान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया। समाजवादी पार्टी के 45 मुस्लिम एमएलए थे, 222 एमएलए जीत करके आए थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन आप अगर मुझे एक फोटो, एक तस्वीर, एक वीडियो दिखा दीजिए कि 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे में अगर कोई समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई एमएलए मुजफ्फरनगर जाकर के हमारे माँ और बहनों के सरों पर हाथ रखता हो, कोई नहीं गया था। बल्कि मुझे याद है एक मरतबा हम लोग आलमबदी साहब के यहाँ बैठे थे, ओवैसी साहब का पहला प्रोग्राम हम लोग संजरपुर में करवाना चाहते थे, हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। हम आलमबदी साहब के यहाँ गए, हमने कहा ये पुराने लीडर हैं, मिल्ली सोच है, मुस्लिम मजलिस में डॉक्टर जलील फरीदी मरहूम के साथ इन्होंने काम किया है। हम जाकर के उनसे मुलाकात किए, हमने कहा कि विधायक जी हम चाहते हैं कि बैरिस्टर साहब की एक जनसभा हम संजरपुर में करवाना चाहते हैं, पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। आप बात करिए, हम 2014 इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि मुसलमानों का वोट बिखरे ना, मुत्तहिदा तौर पर बीजेपी के खिलाफ एक सियासी पार्टी को जाए ताकि बीजेपी उत्तर प्रदेश से कामयाब न होने पाए। इसलिए हम बैरिस्टर साहब को लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव से बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा क्यों? आप तो बड़े पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा सान्या हुआ, मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुस्लिम वज़रा की, तमाम मुसलमान एमएलए की एक मीटिंग बुलाई और कहा कोई भी मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा, ना मुजफ्फरनगर पर कोई मीडिया के सामने कुछ बोलेगा। इतना बड़ा सानिया हुआ, 250 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हमारे माँ बहनों की इज्जतें लूटी गई। अगर ऐसे वक्त पर मैं एमएलए होने के बावजूद अगर मेरी पार्टी मुझे बोलने के लिए मुजफ्फरनगर जाने के लिए मना कर दे तो फिर मैं क्या नाराज नहीं हो सकता मुलायम सिंह यादव से? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खुदा की कसम, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की
छतरी के नीचे खड़ा हूँ, कल का सूरज मैं ना देखूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुलायम सिंह ने मना किया, कोई नहीं मुजफ्फरनगर जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो। जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन आपस में भाई है। अगर एक मुसलमान मुजफ्फरनगर में हमारी माँ बहनें, हमारा भाई परेशान है, अगर उस परेशानी को हमने महसूस नहीं किया तो मेरे आका ने कहा कि तू मेरा उम्मती नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम कोई सियासतदान की औलाद नहीं है। हमारा मकसद खुदा की कसम सियासत नहीं है। हमारा मकसद एमएलए एमपी बनना नहीं है। हमारा मकसद आपके दरमियान में झूठ बोलना नहीं है। हमारा पेशा सियासत नहीं है। लेकिन उस दर्द, उस तकलीफ में जब हमने देखा कि एक शख्स जिसकी लंबाई 6 फीट है, चेहरे पे दाढ़ी है, बदन पर शेरवानी है, जिसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से नहीं है, जिसको उत्तर प्रदेश के लोग जानते भी नहीं है, जिसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट भी नहीं डाला है, वो 1400 किलोमीटर से चल करके मुजफ्फरनगर के कैंपों में उन माँ और बहनों से जाकर के मुलाकात करता है जिन माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा गया, और जाकर के कैंपों में उन्होंने माली इमदाद भी की। उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तब हमने पता किया ये कौन है। तो जब हमने ढूंढना शुरू किया, यूट्यूब पर हमने सर्च किया, तो फिर उसी शख्स को हमने देखा कि आजमगढ़ संजरपुर के जो 2 लड़के मारे गए थे दिल्ली के अंदर, जिसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी तंजीम बनी। कई मरतबा हम लोग ट्रेन से दिल्ली गए। जब हमने देखा कि उस शख्स ने उस बटला हाउस कांड की बात भी कांग्रेस की हुकूमत ने यूपीए में रह करके भी खड़े होकर के उन्हें हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाया था, जबकि हम आजमगढ़ के लोग उनको नहीं जानते थे। तब हमने समझ किया हैदराबाद का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आए। अगर कोई ये कहता है कि बैरिस्टर ओवैसी आजमगढ़ क्यों आए, उत्तर प्रदेश क्यों आए, बीजेपी ने इन्हें भेजा है, तो सुन लो समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के मुस्लिम चपरासियों, बैरिस्टर ओवैसी उत्तर प्रदेश नहीं आए, बल्कि उत्तर प्रदेश ने बैरिस्टर ओवैसी को उत्तर प्रदेश में बुलाया। और ये उत्तर प्रदेश किसी के बाप की जागीर नहीं है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहां पर 4 करोड़ मुसलमान बसता है। उत्तर प्रदेश का है एक घर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का घर है। और उत्तर प्रदेश में आने के लिए समाजवादी के लोगों तुम नहीं रोक पाओगे। मेरा सवाल तुमसे है कि तुम सैफई से आजमगढ़ क्यों आए? क्या आजमगढ़ में कोई मुसलमान नेता नहीं बचा था कि जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पार्लियामेंट जीत करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाता? तुम लोगों ने खूब सियासत खेली है। एक तरफ आजमगढ़ अपने भाई को भेज दिया, दूसरे मोड़ पर उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने पर आपने अपनी बीवी को भेज दिया, तीसरे कोने पर एक दूसरे चचाजाद भाई को भेज दिया, चौथे कोने पर एक चचा के लड़के को भेज दिया, 5वें कोने पर आपने चचा को ही भेज दिया, एक कोने पर आप आ गए। यानी कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनका डिस्पोजल गिलास है, इनके परिवार को जिताता रहे, जिताता रहे, जिताता रहे। हम वोट डालने की मशीन है। हमारी जिंदगी का मकसद यही है क्या कि हम हमेशा इन नाम लिहाज सेकुलर पार्टियों को वोट डालें? बीजेपी हमारी शक्ल दिखा करके हमारे हिंदू भाइयों को डरवाती है और उनका वोट लेती है। समाजवादी बीजेपी का डर दिखा करके हमारा वोट लेती है। दोनों का काम एक है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, समझना आपको है आखिर क्या वजह है
वक्त बहुत कम है और मैं बड़ी तफसीली बात आपके सामने रखता। आखिर क्या वजह है कि आज हिंदुस्तान में हर समाज आगे बढ़ गया, हर समाज की अपनी पहचान है, हर समाज का अपना नेता है, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला समाज क्यों पिछड़ता गया? आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर हमने अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। 1947 में दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफ़ाए-ए-आम क्लब में कन्वेंशन बुलाया जाता है। हिंदुस्तान के तमाम दानिश और मुसलमानों को इकट्ठा किया है। उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की। उस कन्वेंशन में हमारे बड़ों ने कहा कि मेरे समाज के लोगों, मुसलमानों, बड़ी अजीब आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर दो चार पार्टियां हैं। एक पार्टी का नाम मुस्लिम लीग है, दूसरी का नाम कांग्रेस पार्टी है। हमसे कहा गया कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस के नेता तुम्हारे नेता है, हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा नेहरू तुम्हारा लीडर, हमने लब्बैक कहा। हमसे कहा कांग्रेस सोनिया तुम्हारी लीडर, इंदिरा तुम्हारी लीडर, हमने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। हमसे कहा गया मुस्लिम लीग एक फिरका परस्त जमात है, मुस्लिम लीग हमारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के कायदीन हमारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। हमने इस मुल्क का इख्तियार 1, 2, 4, 5 साल नहीं बल्कि 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ, इस देश के अंदर सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 30% थी। आज सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 1% भी नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें हमारी तादाद 0% है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान राजेंद्र सक्सेना कमेटी, रंगत मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, सबने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बढ़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो हुकूमत नहीं थी ना, मुस्लिम लीग की हुकूमत तो नहीं थी ना, इन नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियों की हुकूमत थी, जिस पार्टी को हम अपनी पार्टी मानते हैं। लेकिन मुसलमान मुख्य धारा से कट गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 30,000 से जायद दंगे इस देश के अंदर और खास करके वो दंगे हमारे इलाकों में कराए गए और मुसलमानों को उठा करके जेलों में डाला गया। मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, चाहे वो मुरादाबाद की ईदगाह रही हो, चाहे हाशिमपुरा रहा हो, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे अलीगढ़ रहा हो, हर जगह फसाद करा करके मुसलमानों के जानी और माली नुकसान किए गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, किसकी हुकूमत थी? 1980 में मुरादाबाद की ईदगाह में ईद के रोज गोलियां चलाई गई और 200 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत थी। 1992 से दिसंबर के बाद मुसलमान जब कांग्रेस से नाराज हुआ, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह को अपना नेता माना। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 3 मरतबा हमने इस प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव की हुकूमत बनाई। लेकिन हमें क्या मिला? हम तो तब भी मुख्यधारा से कटे रहे ना। क्या मिला हमें? ना हमें रिजर्वेशन मिला, ना हमारे इलाकों में अच्छे स्कूल, ना हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए अच्छे डिग्री कॉलेज, ना हमारे इलाकों में जाने के रास्ते। हाँ, एक चीज जरूर मिली, हमारे इलाकों में शराब की दुकानें, हमारे इलाकों में हर नाके पर पुलिस चौकी खोल दी गई। क्या ये बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज मौजूदा जो हालात हैं इस देश के, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप आए दिन टेलीविजन पे, अखबारों में पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि क्या हालात बना रखा है पूरे देश के अंदर लोगों ने। हमारे देश के अंदर संविधान है जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया। हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई अपनी पसंद का खाना खाए, अपने मजहब के धर्म को अख्तियार करे, अपने पसंद से मस्जिद या मंदिर जो भी इबादत का है उसकी वो जा सकता है, उसको कोई ममानियत नहीं है। लेकिन इस देश के अंदर सिर्फ आपके ऊपर सारी ममानियत है। आपके खाने पर पाबंदी, आपकी शरीयत पर पाबंदी, आपकी शरीयत में मुदाखलत, आपकी मसाजिद से लाउडर उतारे नहीं गए। 24 घंटे 48 घंटे कीर्तन होते हैं, कभी हमने ऊप नहीं किया और हम नहीं करेंगे। लेकिन हमारी 2 मिनट की अजान से लोगों को तकलीफ है। पुलिस वाले आते, हमारी मसाजिद के लाउडर उतार दिए जाते हैं, हमारी मदारिस को मिसमार कर दिया जाता है। कभी आपने सोचा क्यों? बाजार में जाकर के देखिए, कटियों की बस्तियों में सुअर काट के बेचे जाते हैं, क्या उनके पास लाइसेंस है? लेकिन हमसे कहा जाता है कि लाइसेंस लो, दुकान का पैमाना ये हो, एयर कंडीशन हो, शीशा लगा हो, बाहर से न दिखता हो, और कम से कम आप 10-20 दफ्तरों का चक्कर काटेंगे, लाख 2 लाख 4 लाख खर्च करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। उसके बाद भी पुलिस वाले चक्कर काटते रहते। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, अत्याचार अगर किसी समाज के साथ हो रहा है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुस्लिम समाज के साथ हो रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। हर दिन पूरे हिंदुस्तान में जो ऑफिशियल डाटा है, दो मरतबा मुसलमानों को गाली दी जाती है। हर दिन हमारे आका को गाली दी जाती है, हमारे अल्लाह को गालियां दी जाती है। आप बताइए मुझे क्यों? कभी आपने सोचा? आप नहीं सोचेंगे। आपने बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है। आप इस देश के सबसे बड़े सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं। आप हमेशा नर्स बने रहे। आपने दूसरों का बच्चा पैदा करवाया, कभी आपने अपना बच्चा पैदा नहीं किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जिस समाज ने अपना सियासी परचम नहीं बनाया, जिस समाज ने अपना सियासी नेता नहीं बनाया, जिस समाज ने अपने दरमियान से चुन करके अपने सियासी प्लेटफॉर्म से अपना नुमाइंदा विधानसभा या लोकसभा में नहीं भेजा, उस समाज की कोई आवाज नहीं होती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो जुल्म, जो अत्याचार, जो नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, इसी देश में एक बहुत बड़ा तबका है दलित समाज का, उनके साथ भी ये नाइंसाफी हुई, ये अत्याचार, ये जुल्म, ये ज्यादती हुई। और मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कहता हूँ, 25 से 30 साल पीछे आप जाइए, हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है। क्या ये बात सच नहीं है कि आपके घरों के जानवर मर जाते थे तो आप किसको फोन करते थे? किसको फोन करते थे? आपके घरों का जानवर कौन लेकर के जाता था? मैदान में उसकी चमड़ी को छील करके वो गरीब ले जाकर के उसको मार्केट में बेचता था, उसके गोश्त को ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाता था। क्या ये बात गलत है? आज से 25-30 साल पहले क्या उसकी बस्तियों में जाने के रास्ते थे? क्या उसकी बस्तियों में स्कूल था? क्या उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता था? क्या उनकी बस्ती के पास अस्पताल थे? क्या उनकी बस्ती के पास स्कूल थे? क्या ये बात गलत है कि पूरे शहर की गंदगी फिर जो नाला जाता था वो दलित समाज की बस्तियों की तरफ करता था?
क्या ये बात गलत है कि सुबह उठ करके आपके घरों की गंदगी अपने सर पर रख करके कोई फेंकने आता था, वो तो वो दलित का बच्चा फेंकने आता था? क्या ये बात गलत है? उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली जाती थी। अगर वो FIR करने के लिए थाने में जाता था तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती थी। क्या ये बात गलत है? अगर वो नल में पानी पी लेता था तो उसे जूतों से चप्पलों से मारा जाता था, पूरे नल को धुला जाता था। क्या ये बात गलत है? लेकिन उसको इंसाफ कैसे मिला? कैसे मिला? जब भी जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर 131 MP हमेशा दलित समाज का बैठता है। कितना? 131। क्योंकि हिंदुस्तान में 131 जो सीट है पार्लियामेंट की वो रिजर्व है। जैसे हमारे लालगंज की रिजर्व है, जीत करके जाएगा तो दलित का बेटा जाएगा ना वहां से। 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, लेकिन वो खामोश थे। उनके समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी हो रही थी, वो खामोश थे। क्यों खामोश थे? इसलिए खामोश थे कि वो अपने समाज के नुमाइंदे नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे थे। उनकी पार्टी उनको बोलने की इजाजत नहीं देती थी। आपको याद होगा जब 2019 में ट्रिपल तलाक पर बिल लाया गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, तो 23 MP मुसलमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थे। कितने थे? 23 MP थे। लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि 23 MP मुसलमान थे और उस 23 MP में आवाज किसने उठाई थी? समाजवादी के लोगों ने उठाई थी, BSP के लोगों ने उठाई थी, कांग्रेस के लोगों ने उठाई थी? नहीं उठाई थी मेरे भाई। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि उसी पार्लियामेंट में आलिम भी थे। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब दारुल उलूम देवबंद के शूरा के मेंबर थे। किशनगंज बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गए थे। उन्होंने भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। बाद में उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और कहा मुझे मेरी पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया, वरना मैं जिस शरीयत के खिलाफ जो बिल आया था इस बिल की मुखालिफत में मैं बोलना चाहता था। 3 महीने के अंदर हार्ट अटैक करके मौलाना चले गए इस दुनिया से। अब आप अंदाजा करिए कि आप किसको जिता करके भेजेंगे समाजवादी, BSP, कांग्रेस या BJP के बैनर से। वो मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन वो आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता, वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा हो सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब दलितों के ऊपर जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा था तो कोई आवाज नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी समाज, किसी कौम के ऊपर जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वक्त पर मर्द मुजाहिद को भेजता। उनके समाज का एक मर्द मुजाहिद पंजाब की सरजमीन से निकला, जिसे हम और आप मान्यवर काशीराम जी के नाम से जानते हैं। जब मान्यवर काशीराम उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आए, नौजवानों में आपको मुखातिब करके कह रहा हूं और मैं उन लोगों को भी बता रहा हूं जो हमें बी टीम और सी टीम बोलते हैं। खुदा की कसम, अगर हम किसी की टीम है तो अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम है। हम किसी की टीम नहीं है। ये गर्दन कट तो सकती है, लेकिन कभी ये गर्दन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकती। और ना कोई टकसाल में ऐसा सिक्का बना है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक छोटे से कार्यकर्ता को खरीद ले। मेरी और बैरिस्टर साहब की बात को मौजूद है। जब मान्यवर काशीराम आए तो मान्यवर काशीराम जी का विरोध किसने किया? मुसलमानों ने नहीं किया। आसिफ लोहिया साहब बैठे बड़े सीनियर लीडर हैं। मान्यवर काशीराम जी का विरोध मुसलमानों ने नहीं किया।
मान्यवर काशीराम का विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया तो उनके समाज के जो पुराने कांग्रेसी थे उन लोगों ने किया। जिस तरीके से हमारा विरोध कोई हिंदू नहीं करता, हमारा विरोध मुसलमान जो पुराना समाजवादी बीएसपी या कांग्रेस का चपरासी है वही हमारा विरोध करता है। इसी तरह मान्यवर का विरोध सबसे पहले उनके समाज से हुआ। उनके समाज के लोगों ने इल्जाम लगाया और कहा कि अरे ये तो कसिया आयल हो, जनसंघ से पैसा, पहले ये भाजपा जनसंघ, क्या कहा, ये काशी आया है जनसंघ से पैसा पाया है, लगता है कांग्रेस को हराने आया। जो इल्जाम हम पर लगता है ये इल्जाम मान्यवर काशीराम पर लगा। उनके बाप इल्जाम लगाते थे, नौजवान खड़ा हो जाता था, कहता पिताजी तूने पूरी जिंदगी हमने गुलामी करवाई, कांग्रेस का डंडा झंडा हम लेके ढोए, तूने हमारे सरों पर दूसरे के घरों की गंदगियों को भिजवाया, अब हम गुलामी नहीं करेंगे, काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है। तो कहते हैं ना कि जब नौजवान खड़ा होता है तो एक शेर है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बाप मजबूर हुआ, उसने कहा अगर तू जाना चाहता है तो जा। नौजवान निकला, काशीराम के साथ खड़ा हुआ। लोगों ने बात किया जब काशीराम ने कहा कि मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, अगर तुम चाहते हो कि नाइंसाफियों का खात्मा हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें दर्ज की जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुले, अस्पताल खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, तो उसके लिए तुम्हारा 131 सांसद जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है वो तो कभी तुम्हारी आवाज नहीं उठाएगा। उसके लिए तुम्हें इस प्रदेश की, इस देश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा 11% काशीराम का समाज उत्तर प्रदेश में है। क्या कहा, 11% काशीराम का, 22% दलित है, लेकिन 11% वो समाज है जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम जी से है। बाकी 11% में अदर दलित आते हैं, खटीर भी आता, धोबी भी आता, पासी भी आता, दंगल भी आता, लेकिन वो बीजेपी का वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस 11% पर काम किया मान्यवर ने। उसने अगर मगर लेकिन नहीं, उसने कहा जब तक गुलामी की अब हम गुलामी नहीं करेंगे। उसने जिसके गले में नीला परचम देखा कहा यही हमारा नेता है। उसने हाथी निशान देखा, जाके थप्पा मारा, जीत हार नहीं। आज की तारीख में आप देख लीजिए 2022 के इलेक्शन में बहन जी अपने घर से नहीं निकली, उसके बाद भी 12% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया था, लोगों ने कहा 11% वाले गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। मजाक उड़ाया था लोगों ने। 9 साल में उसके समाज में मुत्तहिद होकर के ये बता दिया, अपने कौम की एक बेटी को सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उसका समाज पटवारी से लेकर के सीएम बना। आपका समाज क्या बना? 20% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में, जेल की सलाखों में 27% मुसलमान। क्यों? ये नाइंसाफी नहीं है। अगर इसी नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोलती है तो समाजवादी के लोग, बीएसपी के लोग, कांग्रेस के लोग कहते हैं खामोश रहो, तुमको नहीं बोलना है, तुम्हारा तो बस यही काम है कि तुम सपा बसपा कांग्रेस को वोट डालो, बीजेपी को हरा दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा विकास है, बाकी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितेंद्र और महेंद्र अगर लड़ रहे हैं तो फिर अब्दुल उसमें दीवाना क्यों होगा? अरे जितेंद्र महेंद्र तो खालाजान भाई है ना, जितेंद्र महेंद्र खालाजान भाई है ना। अब्दुल बीच में कूदता है,
जितेंद्र जीत जाता है, महेंद्र हार जाता है। दोनों खालाजाद भाई वक्त वक्त पे बैठ करके साथ में चाय पी लेते हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? गोश्त के नाम पे अब्दुल मारा जाता है। गलत कह रहा हूं? मैं माफी के साथ एक बात कह रहा हूं, यहां हमारे उलमा इकराम भी मौजूद होंगे। माफी के साथ 1000 मरतबा अगर मेरी गलती है तो आकर के मेरे गिरेबान को पकड़ लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। 2022 का इलेक्शन था, हम 4-5 सीट ऐसी थी जहां कंफर्म था कि हमारे एमएलए जीत करके आते, लेकिन आखिरी के 3 दिन वो दाढ़ी वो टोपी पहने हुए लोग, गाड़ियों में भर करके जा करके गाँव में वो हिसाब ले जाते हैं, वो हिसाब करते हैं, वो हिसाब होते हैं। लेकिन इस बार बाबा को बताना, इस बार बाबा बताना, क्या मेरी बात है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं अपने उलमा इकराम से बड़ी एहतराम से कह रहा हूँ, मैं भी मदरसे का तालिब रहा हूँ, मैं भी मदारिस से जुड़ा हुआ हूँ कि आपने जो वो काम किया ना, उसकी कंप्लेंट बाबा के पास गई। बोले कौन थे वो लोग? बोले मदरसे वाले। बोले सबसे पहला नोटिस इन्हीं को भेजो। आज अगर हमारे मदारिस पर नोटिस आ रही है, आज अगर हमारे मदारिस ढाए जा रहे हैं, अगर आज हमारी मदारिस तोड़ी जा रही है, तो खुदा की कसम ये जो हम बेगाने होकर के जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में गए, उसी का सिला हमको मिल रहा है। हमने झगड़ा बोल दिया है। क्यों? किसी दलित समाज के उनके मंदिरों को तो नहीं तोड़ा जाता ना, उनकी बस्तियों में घुस करके उनकी बस्तियों में तो नुकसान नहीं पहुंचाया जाता ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने रास्ते को अलग चुना, अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपनी पार्टी बनाई। लेकिन आप जितेंद्र और महेंद्र के झगड़े में आप दीवाने। उलमा इकराम ने हमारे देश को आजाद करवाया। उलमा इकराम ने अगर जिहाद का फतवा ना दिया होता, सुन लो आरएसएस वालों, तो ये देश आज भी गुलाम होता अंग्रेजों का। लेकिन हमारे उलमा इकराम ने देश को आजाद करवाने के बाद, अपनी कुर्बानियां देने के बाद इस देश को चट्टों के हाथ में दे दिया और वापस अपने खानका, अपने मदारिस को चले गए और कहा ईमानदारी से सबको पूरा पूरा हक देना। लेकिन क्या हुआ? आज लोग सियासतदान को गाली क्यों देते? सियासत गंदी चीज नहीं है, लेकिन अगर उस सियासत को तरीके से ईमानदारी और इंसाफ के साथ की जाए, इंसाफ करने वाला मुसलमान अपने मसाजिद, अपने मदारिस, अपनी खानकाहों को चला गया, तो जाहिर सी बात है कि जब लंगूर आएगा तो वो कभी ईमानदारी और इंसाफ की सियासत नहीं करेगा। मैं दावत देता हूँ, अगर आपको सियासत का शौक है तो ये सियासी प्लेटफॉर्म आपका है, और सबसे काबिल अगर कोई लीडर हिंदुस्तान में है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आइए हम आपका इस्तेमाल करेंगे, आपकी सरपरस्ती की हमको जरूरत है, आप काम करिए, हम आगे बढ़ेंगे, आपकी दुआओं की हमें दरकार है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। अगर आप सियासत में हिस्सेदारी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल जो बीज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगाया है, अगर कल ये हमें फल नहीं देगा तो हमारे आने वाली आल औलाद को साया तो देगा। लेकिन कम से कम खुदा के वास्ते हमारे नौजवानों के हौसले को पस्त मत करिए, हम पर इल्जाम मत लगाइए। मेरे कायद ने मस्जिद में रमजान के महीने में रोजे की हालत में खड़े होकर के कहा था कि मैं किसी की टीम नहीं हूं, मैं हालत रोजा में हूं। और मेरे कायद पर इल्जाम लगाने वाले कौन लोग हैं? आप मुझे बताओ, कौन लोग इल्जाम लगाते हैं? इल्जाम किस पर लगाते हैं? जो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, बदन पर शेरवानी है। और इल्जाम लगाने वाला कौन है? जो पेशाब करके इस्तिंजा भी नहीं लेता, खड़ा होकर के मूतना है, वो हम पर इल्जाम लगाता है। और इल्जाम तो हर दौर में मुसलमानों पर लगा। क्या मेरे आका पर इल्जाम नहीं लगा?
क्या नहीं कहा गया कि ये तो शायर है? क्या नहीं कहा गया कि नबी था तो हमारे कबीले में क्यों नहीं आए? क्या मेरे आका पर कचरे नहीं फेंके गए? क्या मेरे आका पर उनकी ओजलियां नहीं फेंकी गई? क्या मेरे आका को पत्थरों से नहीं मारा गया? लेकिन मेरे आका ने सिराते मुस्तकीम के रास्ते को तब्दील नहीं किया और कहा ये सीधा सच्चा रास्ता है, इस रास्ते पर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और मेरे आका ने सारी परेशानियों को झेलते हुए लहू लहान भी हुए, आपका दांत मुबारक भी शहीद हुआ, लेकिन आपने राय हक से मुंह नहीं मोड़ा। हम जानते हैं कि जमहूरियत में अगर हक और इंसाफ चाहिए तो सिर्फ एक रास्ता है, वही सीधा रास्ता इंसाफ पाने का और इंसाफ देने का है, वो है सियासत का रास्ता। अगर कोई ये समझ रहा है, अगर कोई ये समझ रहा है कि हम वापस हैदराबाद चले जाएंगे तो नहीं जाएंगे, एक आदमी भी बाकी रहेगा। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सियासी पार्टी नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तहरीक और एक आंदोलन बन चुका है। आपने हमारे कैंडिडेट को 2022 के इलेक्शन में वोट नहीं दिया, आपने जिसको दिया वो भी आप जानते हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने हमको भी वोट डाला। और अगर वो साहब हमसे टिकट ना मांगते तो शायद उनका सियासी कैरियर भी खत्म हो जाता। वो 35,000 आपका वोट उनकी सियासत को जिंदा कर दिया। बहन जी के पास गए, मैंने कहा बात करिएगा बीएसपी एमआईएम का ऐलान को, बोले शामिल मैं बात करने जा रहा हूं। और गए, बहन जी ने कहा कि ये बता तू लड़ेगा? बोले जी बहन जी, मैं तो आपका शिशु बहन जी। अब आप अंदाजा कर लीजिए। बोले बहन जी मैं आपके पास आया था कि आप और हम एमआईएम और बीएसपी का अलायंस हो जाए। तो भाई जी कहे चल वो बात बाद में करेंगे, तू एक काम कर, जा उपचुनाव लड़ेगा आजमगढ़ से लोकसभा का। बोले जी नहीं। फौरन आपने टिकट ले लिया, पार्टी को छोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, लोग शायद ना जानते हो, खुदा की कसम गुड्डू जमाली साहब की एक चाय हराम है, रुपये की बात तो बहुत दूर की है। 10,000 रुपया जो फॉर्म की फीस होती थी आवेदन की, जो पूरी किताब में उसमें मेंशन था, हमने वो 10,000 रुपया भी गुड्डू जमाली साहब के लिए नहीं लिया। 4 दिन तक बैरिस्टर साहब को हमने आजमगढ़ की सरजमीन पर रोक रखा, हमने हेलीपैड बनवाया। 4 दिन तक हेलीकॉप्टर इसी आजमगढ़ की सरजमीन से उड़ता रहा। आजमगढ़ में प्रोग्राम किए, बनारस प्रोग्राम किए, मिर्जापुर किए, लेकिन ठिकाना आजमगढ़ बनाया। इसलिए बनाया कि गुड्डू जमाली साहब के प्रोग्राम को हम मिस नहीं करेंगे। 1, 2, 3 प्रोग्राम किया, लेकिन गुड्डू जमाली साहब से हमने 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन क्या नई नई जगहों पर जाकर के लोगों ने करोड़ों रुपए नहीं दिए? इल्जाम हम पर लगता है, पैसे दूसरे लोगों को दिया जा रहा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप तमाम को दावत दूंगा कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बैनर के नीचे जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है मैं जिसको चाहूंगा दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमरूद, फिरौन, शद्दाद जैसे लोगों को हुक्मरान बनाया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुएं से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मिस्र का बादशाह बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहता है कि हर चीज पर मेरी कुदरत है, मैं जो चाहूं वो होता है। इंसान अपनी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले सकता, एक सांस भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुहताज है। लेकिन जो कौम मुत्तहिद नहीं होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद उस कौम पर नहीं आती है। आप मुत्तहिद होइए, फिरौन से ज्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ नहीं। जब हम फिरौन, नमरूद, शद्दाद से नहीं डरे, इस्लाम तब भी बाकी था, तो आज हम ये वक्त के लोगों से डरने वाले नहीं हैं। ये तो बड़े कमजोर हैं, ये तो 5 साल की बादशाह हर बार पलटती है, लेकिन वो जो बादशाह थी उस बादशाह के आगे ये बादशाह कुछ नहीं है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ
साबित कदम रहने की जरूरत है। मैं आप तमाम से यही कहूँगा कि आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को अपना परचम बनाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मानिए। अब इंशाअल्लाह ताला लोकसभा का इलेक्शन हमने उत्तर प्रदेश की 20 सीटों से प्रस्ताव बना करके हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा है। आजमगढ़ की यूनिट चाहती है कि मैं आजमगढ़ से लोकसभा का इलेक्शन लड़ूं और ये मेरा अपना गिरी जनपद भी है, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा इसका भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में है। प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, जैसे ही उनका फैसला होता है कि उत्तर प्रदेश में हमें लड़ना है नहीं लड़ना है, कितनी सीटों पे लड़ना है, 20 पे लड़ना, 2 पे लड़ना, 5 पे लड़ना, 4 पे लड़ना, जो भी फैसला हमारे कौमी सदर का होगा इंशाअल्लाह ताला हम लोग उस पर अमल करेंगे। और कैंडिडेट की तो ये कंडीशन है कि एक सीट से हमको 4-4, 5-5 लोग फोन कर रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते। बहुत सारे पूर्व MP भी हैं, पूरे MLA भी है दूसरी पार्टियों के, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, वो हमारे पास आ रहे हैं कि हम टिकट चाहते हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 20% आप हैं, अपने आप को मुत्तहिद करिए, एक बड़ी ताकत बनेंगे। जिस दिन आप 20% मुत्तहिद होंगे, आज हम चाहते हैं कि वो हमसे एलायंस कर ले, कल खुदा की कसम वो घुटने के बल चल करके आपके पास आएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे एलायंस कर लो। लेकिन बस वही है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरोज शोर मचाते क्यों हो। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपने आप को मुत्तहिद करिए, मुनज़्ज़म करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करिए। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, मैं अपने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आपने मुझे सुना, मैं आप तमाम का ममनून व मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह फिर मौका मिलता रहेगा, मैं आपके दरमियान में आता रहूँगा, छोटी बड़ी चीजें करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम की दुआएं, आप तमाम का प्यार, आप तमाम की मोहब्बत मुझे मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमाया पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, नदीम वाला जिंदाबाद, शाह जिंदाबाद, जमाया पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सफियान भाई आप बैठिए। अच्छा मनोनीत हो रहे थे, मुबारकपुर का नगर अध्यक्ष बनाया गया। आगे ओहो ऐलान कर दो भाई। आज सर एक बाइक भी हो तो बैठिए पार्टी की तरफ से सर। एहसान अहमद साहब को नगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी एक बाइक भी हो जाएगी। हाँ आइए जावेद भाई आइए। नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप आइए नहीं नहीं अध्यक्ष जी बैठिए आप यहाँ। मैं बैठा था ना। तो सोफियान भाई आप भी बैठिए यहाँ। अरे यहीं हो जाइए, कोई बात नहीं। सर आज किस तरह की बैठक आयोजन किया गया था? ये हमारी पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन लोगों को बुलाया गया था लोकसभा की तैयारी को लेकर के। हम थोड़ा सा मिलना चाह रहे थे, अपने ज़िले की कमेटी में मिलना चाह रहे थे, कि कोई जनसभा नहीं थी, बस एक तरीके से हमारी जो पार्टी के एक्टिव वर्कर हैं उन लोगों के साथ। तो लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी मजलिस सीटों का प्रस्ताव हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा है। अब देखते हैं वहाँ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है प्रत्याशियों का ऐलान शुरू करेंगे। सर गुड्डू जमाली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए गुड्डू जमाली का अपना मामला है भाई। अब वो वहाँ से भगाए गए थे, फिर वहाँ गए, उन्होंने यही मुबारकपुर में कहा था
कि मुझे बेइज्जत किया गया है और मैं उनकी जड़ खंदूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं अब अपनी क़यादत में रहूंगा, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन आपने देखा कि 1 साल के अंदर उन्होंने 3 मरतबा यहाँ से वहाँ से यहाँ। हो सकता है कि उनको MLC बनाया जा रहा हो, उस चीज़ को लेकर के सौदेबाजी हुई, तो ये उनका अपना ज़ाती मामला है, कोई कौम मिल्लत के बारे में नहीं, अपने पर्सनल के बारे में सोचता। तो चर्चा है कि आप भी आजमगढ़ से लोकसभा लड़ेंगे। बिल्कुल, हमारे ज़िले की यूनिट चाहती है कि हमको यहाँ से लड़ाया जाए, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिग्नल होता है, अगर वहाँ से हमको परमिशन मिलती है तो बिल्कुल लड़ेंगे। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन हमको इजाज़त देता है और पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है इलेक्शन लड़ना, तो हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। PDA को लेकर क्या कहेंगे सर? PDA वो पिछड़ा दलित अगड़ा ना, तो उसमें तो नुमाइंदगी नहीं मिलती है, मैं तो कह रहा हूँ पिछड़ा दलित अगड़ा, जी, तो उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज नहीं है ना। नहीं, मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा तबका है, पसमानदा है, वो नहीं है उसमें जो है। अब देख लीजिए राज्यसभा के इलेक्शन में जो उन लोगों ने 3 अपने कैंडिडेट दिए, तो उसमें कहाँ मुसलमान? नहीं थे। समाजवादी पार्टी के जिन लोगों ने, मुसलमानों ने वोट डाला, उनके विधायक जीत करके जा करके उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। और बड़ी बात तो यह है कि अब तक बीजेपी ने उनको बाहर नहीं किया। समाजवादी का MLA जाकर के बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डाला जी, और हमको कहते हैं बी टीम तो समाजवादी पार्टी है जी। थैंक यू। ये थे शौकत अली साहब, प्रदेश अध्यक्ष AIMM पार्टी, जो आज नेवादा मुबारकपुर में समीक्षा बैठक करने आए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया GH न्यूज़ से जावेद हसन अंसारी। तो शौकत अली साहब हैं AIMM के प्रदेश अध्यक्ष, आज मुबारकपुर के नेवादा पहुंचे थे और लड़की उम्र ले चले। हाँ ठीक है। क्या भाई सफियान भाई, जावेद भाई, हाँ आपके इससे हमने मुल्लो खोलो तो इतना शौकत अली जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, सफियान भाई है, वसीजात जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, शौकत अली नदीम भाई, शौकत अली अब्दुल्ला भाई, शौकत अली आसिफ सल्लू, शौकत अली सदर आलम भाई, शौकत अली सिकंदर गौतम। सही है। चल एक मिनट। हाँ। एक मिनट। शेयर कर दे। हाँ वही मतलब आपसे है तो शेयर कर। लाइव चला था अभी? हाँ चल रहा ऐसे चला हम उनके वो गए अब हाँ। तो ही बाइट का हाँ ये दे और का आफ्ताब देंगे। नहीं आपका भाई है और आप भी अध्यक्ष जी भी है। आइए सर। और क्या? हाँ दीजिए, चल रहा है लाइव तो। अच्छा कहाँ रोशनी है वहीं पे दें? ठीक है यहाँ आ रहा है। अच्छा तो मजलिस के नदीम भाई, आप जिला अध्यक्ष हैं, किस तरह की बैठक थी? बैठक आज हम अपनी समीक्षा बैठक बनाया है, जो हमारी मासिक इंटेलिजेंस होती है, और इस समीक्षा बैठक के बहाने हम अपने लोकसभा की तैयारी भी उसको जांच रहे थे कि हम कितना तैयार हैं। तो बैठक तो काफी सफल हुई जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत क्या अच्छा। कहेंगे? तो आप लोग लोकसभा भी लड़ेंगे क्या आजमगढ़? एकदम बिल्कुल। अखिलेश यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो तय है कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ओह, अगर वो लड़ेंगे तो एक तय है। वैसे तो हमने प्रस्ताव लड़ा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष तय है चुनाव। चलिए, ये मजलिस के जिला अध्यक्ष नदीम भाई थे और सुफियान खान भाई जो जिला संगठन मंत्री।
सुफियान भाई, आपकी आज मेहनत सफल हुई, जी क्या कहेंगे मैं चुनाव? मुबारकपुर के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, नेवादा के लोगों का और हमारे जो मजलिस के सिपाही हैं इस प्रोग्राम को सफल किया। मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से मजलिस का कारवां अभी रुकेगा नहीं। पूरे मुबारकपुर में कई जनसभाएं होंगी। अच्छा, यानी अभी ये पहली मीटिंग है, जी आगे और होगी? अभी बिल्कुल होगी। हम लोग इसी तरह की हर जगह सभा करें। तो असदुद्दीन अवैसी साहब भी आएंगे क्या? बिल्कुल, जब हमारे प्रदेश सदर साहब चुनाव लड़ेंगे तो वैसी साहब फिर से पूरे जिले में रहेंगे, हफ्तों रहेंगे। जी जी। बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी तो अब माइनॉरिटी को जोड़ रही है। बीजेपी को क्या कहे, वो तो समाजवादी पार्टी के भाई हैं, वो बताएंगे। जो भाई है, हाँ देखिए, जितने सीधी सीधी बात है, जितने सवर्ण हिंदू हैं, मार्केट बात ये, जितने सवर्ण हिंदू हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को वोट लेकर चुनाव जीतते हैं और फिर बीजेपी को मदद कर देते हैं, जाके हिंदू हो जाते हैं। एक आपका बहुत प्रसिद्ध वाकया है कि हम यूनियन बैंक में पैसा जमा किए हैं तो हिसाब यूनियन से लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। हमने वोट समाजवादी पार्टी को दिया है तो दूसरे से क्यों हिसाब मांगेंगे तो इन्हीं से हिसाब ना, यूनियन से ही। बिल्कुल। जिस बैंक में हमने पैसा जमा किया, यूनियन ने पैसा जमा किया है, तो हम इलाहाबाद बैंक से तो मांगेंगे नहीं, मांगेंगे यूनियन से ही। जी जी। और ये जवाब दे कि हमारा पैसा कहाँ गया, ये थोड़ी कह सकते कोई लेकर भाग गया। कोई लेकर भाग गया। आप कैसी जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी जब सही नहीं निभाएंगे, आप नाकाम हो गए तो हम क्या करें? हमको हमारा चीज चाहिए, हमारी हिस्सेदारी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो सुफियान खान, जिला संगठन मंत्री मजलिस पार्टी। बहुत जल्दी निकल गया था ये लोग। हाँ रुके हैं कि गए? वो निकलत भाई कैसी है? नहीं में हम लोग चली था ना, हम चल बना करवा लीजिए। हाँ, तो विदाई करके दिया। अच्छा तुम निकला तो 10 मिनट लगता है, हम चलते क्या करे के और जावेद भाई हो जाएगा ना। आज लाइव आते हैं रात में, मुझे चाय पानी आइए, करेगा। आइए। ठीक है ना? चाय पानी कर ले। हाँ तो चला